आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और इसकी गतिविधियों के बारे में पढ़ा। आज हम द्वितीय महायुद्ध के परिणाम प्रभाव की चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध या विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला और यह पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयावह और विनाशकारी था और युद्ध में दोनों पक्षों ने खुलकर वैज्ञानिक अस्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध में सर्वाधिक नुकसान रूस को उठाना पड़ा था। फ्रांस और इंग्लैंड को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ था और इस महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही हम कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। अब कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम द्वितीय महायुद्ध के परिणामों के बारे में देखेंगे। तो पहला है जान माल की अपार क्षति। तो हम कह सकते हैं कि इस महायुद्ध से दोनों पक्षों को जन धन की अपार हानि उठानी पड़ी और युद्ध में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए, 3 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति घायल हुए। युद्ध कार्यों पर अरबों डॉलर खर्च हुए और इतनी ही अधिक या इससे भी ज़्यादा धन संपत्ति युद्ध कार्यों से नष्ट हो गई, युद्ध कृत्यों से नष्ट हो गई। युद्ध में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस आदि को तो भारी क्षति हुई ही, साथ ही छोटे छोटे देशों को भी अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया जैसे राष्ट्रों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। इस महाविनाश से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भय व निराशा फैला दी। तो कहने का मतलब है कि जान माल की अपार क्षति हुई। इसके बाद हम है कि विश्व पर यूरोप का एक क्षेत्र प्रभुत्व पूर्णतः समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का प्रभुत्व था, किंतु विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्र दुर्बल हो चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य का ओज समाप्त हो चुका था। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी प्रथम श्रेणी की शक्ति का स्थान खो बैठे थे। अब अमेरिका तथा सोवियत संघ, ये 2 राष्ट्र प्रथम श्रेणी की विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो गए और विश्व के राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में बंटने लगे। तो इस प्रकार विश्व राजनीति का नेतृत्व अब यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी थे, इनके हाथों से निकलकर इन दोनों महाशक्तियों के हाथों में चला गया, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में चला गया। अगला बिंदु है साम्राज्यों के अंत की प्रक्रिया प्रारंभ। इस विश्व युद्ध तक यूरोपीय देशों के विस्तृत साम्राज्य थे। इस युद्ध ने इन साम्राज्यों में स्वतंत्रता की भावनाएं प्रज्वलित कर दी। भारत जैसे पराधीन राष्ट्रों में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जोश मिला और इन साम्राज्यों में राष्ट्रीयता और नवजागरण की शक्तियाँ इतनी प्रबल हो गई थी कि युद्ध से कमज़ोर हो चुके यूरोपीय राष्ट्रों को अपना साम्राज्य बचा पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ा। तो परिस्थितियों से बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, मिस्र आदि देशों को स्वतंत्रता प्रदान की। हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य भी समाप्त हो गया। कंबोडिया, लाओस तथा वियतनाम आदि देशों को स्वतंत्रता मिली। हॉलैंड के उपनिवेश जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि भी स्वतंत्र हो गए और इंडोनेशिया नामक देश के रूप में संगठित हो गए। जर्मनी, इटली तथा जापान के साम्राज्य भी ध्वस्त हो चुके थे। जर्मनी स्वयं 2 भागों में विभाजित हो गया।
एक पश्चिमी जर्मनी जो मित्र राष्ट्रों के प्रभाव में आ गया और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस का प्रभाव स्थापित हो गया। किंतु 4.5 दशकों बाद अब पुनः दोनों जर्मनी एक हो गए हैं। जापान के क्यूराइल द्वीपों तथा दक्षिण सखालिन पर रूस ने अधिकार कर लिया, जो अभी भी बरकरार है। कोरिया को विभाजित कर दिया गया, जो कि विभाजन की पीड़ा अब भी झेल रहा है। वास्तव में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि एक एक करके सभी राष्ट्र स्वतंत्र होते गए। 1960 में तो एक ही वर्ष में अफ्रीका के 16 देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगला जो परिणाम रहा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव रहा, वो था शीत युद्ध का प्रारंभ। तो विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया। सोवियत रूस का गुट, जो कि साम्यवादी खेमा भी कहलाता था, और पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पूर्वी यूरोप के देशों पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि में युद्ध के बाद साम्यवादी सरकारें बनी थी। तो ये देश सोवियत रूस के प्रभाव में थे, जबकि पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के प्रभाव में थे। दोनों गुट विश्व में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे की निंदा आलोचना करने लगे और शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के बाद अमेरिका ने लोकतंत्र व उदारवाद के नाम पर युद्ध से ध्वस्त देशों को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी, और सोवियत रूस ने जो का लक्ष्य था कि विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना, इसके लिए उसने अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों को साम्राज्यवादी घोषित करते हुए पराधीन राष्ट्रों के स्वाधीनता आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। अफ्रीका व एशिया के कई राष्ट्रों को लाल करने या अपने प्रभाव में लाने में सोवियत रूस को सफलता भी मिली। चीन में साम्यवाद की सफलता के बाद तो पूंजीवादी खेमा अत्यधिक चिंतित हो उठा और लगने लगा कि अब जो है विचारधारा के प्रसार के प्रश्न पर युद्ध भी हो सकता है। इससे शस्त्रों की अनियंत्रित होड़ प्रारंभ हो गई। शीत युद्ध का यह दौर 4 दशक तक चलता रहा। सोवियत रूस के विघटन के साथ ही यह शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इसके बाद है चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो ये भी विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है पूर्वी यूरोप ही लाल नहीं हुआ, वरन चीन में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। चीन के गृह युद्ध में चांग काई शेक को मित्र राष्ट्रों का समर्थन था, किंतु सोवियत रूस के सहयोग से चीन में साम्यवाद का प्रभाव बड़ी तीव्रता से बढ़ा और 1949 में वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। और जो पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित जो चांग काई शेक है, उसको फार्मोसा टापू में शरण लेनी पड़ी, जिसे पश्चिमी राष्ट्रों व अमेरिका ने मान्यता भी प्रदान की। अगला बिंदु है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म। विश्व युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष स्वतंत्र विदेश संबंधों के संचालन की समस्या उठ खड़ी हुई, क्योंकि नवोदित राष्ट्रों को सोवियत व अमेरिका खेमा दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते थे। एक गुट का समर्थन का अर्थ था कि भाई दूसरे से शत्रु था। अतः ऐसी स्थिति में भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र आदि देशों ने गुट निरपेक्षता के विचार को जन्म दिया और कहा गया कि जो नवोदित राष्ट्रों को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए तथा दोनों गुटों से समान रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहिए। और इसी विचारधारा ने 1960 में बेलग्रेड
में एक आंदोलन का रूप ले लिया। अगला बिंदु है प्रादेशिक संगठनों का प्रादुर्भाव। तो विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ शीत युद्ध ने नाटो तथा वार्सा जैसे बड़े बड़े सैन्य संगठनों को जन्म दिया। इसके अलावा साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर के भी अनेक संगठन बने, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, बगदाद पैक्ट जैसे जो संगठन है वो अस्तित्व में आए। सैन्यवादी प्रवृत्ति के अलावा प्रादेशिक सहयोग से विकास की भावना ने भी बल पकड़ा और आसियान, यूरोप आर्थिक संगठन, एंजुस, सार्क आदि संगठन भी बने और आज ये भावना पहले से भी ज़्यादा बलवती हुई है। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही जापान में लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा राजतंत्र का पतन हो गया और जापानी सम्राट अब केवल संवैधानिक एवं नाम मात्र का ही शासक रह गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से सभी राष्ट्र आतंकित थे और इस महाविनाश ने विचारशील राजनीतिकों को मानव जाति की रक्षा के लिए विश्व शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता अनुभव कराई। पश्चिमी यूरोप व अमेरिका राष्ट्र संघ से भिन्न व श्रेष्ठ संगठन बनाना चाहते थे। रूजवेल्ट ने कहा भी था कि राष्ट्र संघ की असेंबली जैसी संस्था के पुनर्निर्माण से अधिक निरर्थक कोई अन्य कार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जिसे भावी विश्व शांति का प्रहरी माना गया, वो एक नया अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और संयुक्त राष्ट्र संघ ही हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम तथा एक दीर्घस्थायी देन रही। तो ये था, हमने पढ़ा कि द्वितीय महायुद्ध के क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम और अधिक विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे।